बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे तो वहां पर हमने कहा था कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जिक्र किया था। कंजर्वेटिव फोर्स में हमने ये कहा था कि पाथ अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें डिपेंडेंट ऑन पाथ, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव, और अगर पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे ये सिस्टम तो उसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स का नाम दिया था। दूसरा इसे हमने ऐसे भी कहा था कि अगर वर्क जीरो आ जाए, तो जब वर्क जीरो होगा तो इसको हमने केस लिया था, किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का केस लिया था, और जब वर्क जीरो नहीं होगा तो ये नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स केस आ रहा था। इसकी एग्जांपल हमने कैसे डिस्कस की थी? तो दो एग्जांपल हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिस्कस की थी। एक तो हमने कहा था स्प्रिंग फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों केसेस में वर्क जो था तो वर्क क्या हो रहा था? वर्क जीरो हो रहा था। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास ये एग्जांपल थी कि हमने ऐसे कहा था कि इसके ऊपर साइड के ऊपर हम एक स्प्रिंग अटैच कर लेते हैं कुछ मेस, तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ से ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो हमने ये कहा था कि जब एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो इसके ऊपर हम ये किस वजह से जा रहा है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है। लेकिन जब हम फोर्स को रिलीज कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करते हैं, तो इनसाइड इसने एनर्जी स्टोर की है, जो एनर्जी स्टोर की है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम उस केस को डिस्कस करेंगे जो कि डिपेंडेंट हो किसके ऊपर? जिसमें वर्क हमारे पास जीरो हो। तो ऐसा हम केस यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। The potential energy can be defined only for conservative force। के एक तो ये हमने एग्जांपल ली थी, दूसरा ऐसे कहा था कि अगर यहाँ पर हम बॉडी को अपवर्ड फेंकें तो यहाँ पर ये बॉडी डाउनवर्ड आएगी। तो इस केस में जब हमारे पास वर्क था तो ये वर्क भी जीरो था, और ये केस जो था तो यहाँ पर भी वर्क जीरो हो रहा था। इस वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पर 4 वर्क हमारे पास आते थे, उन 4 वर्क को ऐड किया तो फिर भी ये क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। लेकिन एक और हमने एग्जांपल ऐसे डिस्कस की थी कि हमारे पास एक रो के एंड के ऊपर एक डिस्क अटैच है, और इस डिस्क को हम किसी ऐसे कहा था किसी प्लेन पर ऐसे मूव करवाते हैं सर्कल पर, तो इस डिस्क और जो प्लेन है या सर्कस है तो उसके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाएगी। तो हमने ऐसे कहा था कि यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। जब ये डिस्क पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाती थी तो इसे वर्क 1 का नाम दिया था, और बी से ए तक जाती थी तो इसको हमने वर्क 2 का नाम दिया था। टोटल वर्क हमारे पास ये आया था, टोटल वर्क T इज इक्वल टू -2, और साथ ये वर्क हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर दोनों केसेस में वर्क जीरो हो रहा है, यहाँ पर भी वर्क जीरो है, लेकिन यहाँ पर वर्क जीरो नहीं है। जब हमारे पास वर्क जीरो हो तो उस केस को आप लोग ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स, और ये वाला कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव। इस केस में देखें जब ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर एक फोर्स, तो वो एनर्जी एक रिस्टोर हो रही है, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसी तरीके से हम इससे अपवर्ड भेजते हैं तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, लेकिन इस केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की या कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेंगे, एक तो हमारे पास ये स्प्रिंग वाली आ जाएगी, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल आ जाएगी, और ये थर्ड जो एग्जांपल होगी तो इसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स सच एज द स्प्रिंग फोर्स और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। स्प्रिंग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होंगी? कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाली जो एग्जांपल है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी।
the energy of configurations inside a conservative field. Again देखें, potential energy is the energy inside conservations inside a potential energy is the energy of configurations inside a conservation field. कंजर्वेशन फील्ड का मतलब कि हमने ये कहा था कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी जो फील्ड होगी इस फील्ड को आप लोग कंजर्वेशन फील्ड का नाम दे सकते हैं। इसके इनसाइड जो एनर्जी होगी तो ये वाली एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये गैस हमारे पास जो है तो ये कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पर नहीं है, कंजर्वेशन का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी को इसके लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव के लिए डिस्कस करेंगे और डिफाइन हम ऐसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस इनसाइड अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U से। तो U जहां पर भी होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी होगी, द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ये हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है कैसे स्टोर हो रही है, ये मेन पोजीशंस पर है। जब ये मेन पोजीशंस पर था इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते थे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये यहां तक पहुंच जाता था एक्सट्रीम पोजीशंस पर, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही थी। जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, और ये वाली जो फील्ड होगी तो ये कौन सी होगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगी। किसकी वजह से, जब हम इसे मूव कराते थे मोशंस, तो इस वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती थी तो इस एनर्जी को आप लोग कह सकते हैं ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इससे एक्सटेंड करवाएं, जब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्रेस हो जाएगा फिर भी इसके पास जो एनर्जी होगी तो वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इस केस में एनर्जी अगर ड्यू टू ग्रेविटी है, यहां पर देख लें एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये वाली जो एनर्जी होगी तो इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ द एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द एनर्जी इज नोन एज, इस केस में वो वाली एनर्जी जो होगी तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और अगर ऐसा हो ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड्स हो तो उसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी का यूनिट है जूल्स, तो इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, और इसे आप लोग ऐसे जैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ आते हैं और हमारा मेन टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल से। पहले हम एग्जांपल लेंगे कि हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें जस्ट एक ही कंजर्वेटिव फोर्स पाई जाए, या तो हम स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम ये लेंगे कि जिसमें हमारे पास दो फोर्सेस हों, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स मींस कि जिसके अंदर दोनों फोर्स स्प्रिंग फोर्स भी हो और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो। इन दोनों एग्जांपल को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल 1 होगी कि जिसमें ओनली सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट। कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें जस्ट
कंजर्वेटिव फोर्स है लेकिन वो सिंगल एक ही है, या तो स्प्रिंग फोर्स की होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है उस सिस्टम की हम कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करते हैं। जब हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस के चेंज होने की वजह से कुछ वर्क होगा। जो वर्क हमारे पास आएगा तो ऐसे हम लिखेंगे व्हेन वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द सिस्टम, तो हमारे पास वर्क होगा तो ये वर्क आएगा del u इज इक्वल टू माइनस w। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। लेकिन स्टूडेंट्स हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से एक बात क्लियर है कि वर्क एनर्जी थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या थी। नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये कहा था कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, और द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? वर्क की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमने ये काम करना है कि ये इक्वेशन 2 जो आई है, इक्वेशन 2 में से वर्क की वैल्यू लेनी है और उसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। जब हम यहां से वैल्यू उठाकर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ऐसे बन जाएगी del u इज इक्वल टू माइनस, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? del k, इसके साथ माइनस del k आ जाएगा। अब हम ऐसे del u प्लस del k इज इक्वल टू 0, इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं, नाउ दोनों में से डेल कॉमन ले, डेल जब कॉमन लेंगे del u प्लस k इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो डेल है, तो डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज हमारे पास किस वक्त आता था? जब हम बात करते थे द टाइम रेट ऑफ चेंज। जब भी किसी सिस्टम में चेंज आ जाए, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, उस फंक्शन में चेंज आए, तो ये वो चेंज को मतलब कि यहां पर ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल है। आप लोग इसे d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का हम यहां पर क्या लेंगे? इंटीग्रल लेंगे। तो साथ ही आएगा del u प्लस, ऐसे पहले हम लिख लेते हैं इंटीग्रल लेने से पहले, ये हमारे पास बन जाएगा d ओवर dt u प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ d u प्लस k इज इक्वल टू 0 इनटू dt से क्रॉस। अब हम यहां पर क्या लेंगे? इंटीग्रल लेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो जब इंटीग्रल लेंगे d u प्लस k इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू d, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास बन जाएगा u प्लस k इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल क्या होगा? कुछ कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं 0, और इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या है? कांस्टेंट आए, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 4। स्टूडेंट्स इक्वेशन 4 में देखें अगर, तो हमारे पास u क्या है? u हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, शुरू में कहा था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, और k क्या है? k हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हमें देगी? ये टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? E इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी। अब हमने ये करना है कि ये जो टोटल एनर्जी आई है, तो इससे हम ये कहेंगे as we know that u plus k is equal to total energy of the system। अब इक्वेशन 4 की आप लोग देखें तो लेफ्ट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेफ्ट साइड इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कांस्टेंट। इट मींस दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है? टोटल एनर्जी के
इक्वल टू ई टोटल एनर्जी। इससे हम डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि अगर u की कुछ वैल्यू है और k की कुछ वैल्यू है, ऐसे हम कह सकते हैं कि u में से कुछ एनर्जी हम k में कन्वर्ट कर सकते हैं, k में से u में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी ये कांस्टेंट रहेगी। मैं ऐसे कहता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास a + b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, c के। a मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 2 kg है और b की वैल्यू मेरे पास है 2 kg। टोटल वैल्यू मेरे पास 4 kg आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना। c मेरे पास 4 kg है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं ऐसे करता हूं कि मैं अगर कहूं कि a को मैं रखूं 1 kg और b को मैं रखता हूं 3 kg, तो मेरे पास कितना रहेगा 4 kg। ये टोटल अमाउंट जो होगी ये कांस्टेंट रहेगी। यहां से क्या हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ऐसे कहेंगे कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि जो एनर्जी होगी ना ही वो क्रिएट की जा सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट और रिमेन कंजर्व। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी एक स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं इसी की। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे बनेगी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। अगेन सुन लें कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो कोई भी हमारे पास सिस्टम हो तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी ये होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, या आप लोग ये कह सकें कि ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी है। तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम्स की जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, रिमेन कंजर्व। तो जब किसी मैकेनिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन सुन लें कि दो तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आप लोगों के पास ये होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कंजर्व। एक और दूसरा आपके पास क्या स्टेटमेंट आएगी, दूसरी स्टेटमेंट ये होगी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। ये तो हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमने डिस्कस किया था ओनली सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल की बजाय दो फोर्सेस लेंगे। हमने लेट्स सपोज अगर स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर लिए तो हम स्प्रिंग फोर्स भी लेंगे और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेंगे। तो सेकंड एग्जांपल को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज कर लेते हैं कि जो हमने ये कहा था कि दूसरी स्टेटमेंट हमने ये कही थी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम की एनर्जी हमारे पास जब सिस्टम इनिशियली पोजीशंस x नॉट के ऊपर है, कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं इनिशियली पोजीशंस x नॉट के ऊपर है, तो उस टाइम सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ux नॉट, क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट होगी, और जब सिस्टम x के ऊपर है, पोजीशंस x के ऊपर है, उस टाइम उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, u ऑफ x होगी। अगेन देख लें कि हम ये कहते हैं कि व्हेन अ सिस्टम at position x naught then their corresponding potential energy is ux naught, and when system is at position x then their corresponding potential energy is ux। और फिर साथ हम ये भी कहते हैं कि जब सिस्टम x naught के ऊपर है their corresponding kinetic energy क्या होगी, तो हम kinetic energy को half mv naught square से रिप्रेजेंट करेंगे और their corresponding potential energy को हम हाफ mv स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारे पास क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशंस और काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशंस x नॉट। काइनेटिक एनर्जी एंड
इज रिमेन कंजर्व्ड। तो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यहां पर जो वैल्यू है मैं x नॉट की वैल्यू लिखता हूं और यहां पर या ऐसे हम कहेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ द उस वक्त कंजर्व होगी कि जब टोटल एनर्जी एट पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू x। अगेन कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ऐसे कहेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पोजीशन x। तो हम ऐसे कहते हैं द टोटल एनर्जी एट पोजीशन x नॉट क्या बनेगी u x नॉट प्लस 1/2 mv नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है टोटल एनर्जी। किस वजह से क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ क्या है काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू ux प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये एनर्जी क्या होगी देखें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन x तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहां पर रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी एट पोजीशन x और ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशंस को हम ये लिख सकते हैं यही वाली जो इक्वेशंस हमने कही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ux नॉट प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ux प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी वजह से क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते तो पहले ऐसे लिखें इसको नाम दे दें इक्वेशंस ए का कोई भी नाम दे दें। देखें ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x नॉट काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी E के इक्वल है और ये वाली एनर्जी क्या होगी ux प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी किसके इक्वल है E के इक्वल है। अब ये भी इक्वल है E के और ये भी E टोटल एनर्जी के इक्वल है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ux नॉट प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ux प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E। तो ये टोटल एनर्जी क्या होगी ये कंजर्व रहेगी। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये एक्सप्लेन कर रही है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी E ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि अगर एक की बजाय हमारे पास बहुत फोर्सेस हो तो हम ये कहते हैं मोर देन वन कंजर्वेटिव फोर्स। दो फोर्सेस ले रहे हैं एक हमने सिस्टम लिया जिसमें एक स्प्रिंग है एंड के ऊपर एक मेश अटैच किया हुआ है तो अब दो फोर्सेस लगेंगी। यहाँ पर एक फोर्स जो डाउनवर्ड लग रही है तो वो वाली फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग में जो फोर्स होगी तो उसको हम Fs से रिप्रेजेंट करेंगे स्प्रिंग फोर्स से। तो अब हम ऐसे कहते हैं कि दो कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास तो इस केस में हमारे पास टोटल क्या होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी us और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ug होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू us प्लस ug एंड ऐसे लिखते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k। तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल बनेगी या ये केस हमारे पास ऐसे बन जाएगा नाउ डेल u प्लस डेल k ये ऐसे आप लोग लिख सकते हैं डेल u की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा वर्क डन के। तो वर्क डन में आप लोग ऐसे लिखेंगे डेल us प्लस ug इज इक्वल टू ये वर्क डन के इक्वल है वर्क डन में माइनस w के इक्वल है s माइनस w इज इक्वल टू ये w इज इक्वल टू डेल k के इक्वल। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ कि ये किसके इक्वल है डेल k के इक्वल। अब आप लोग ऐसे देखें डेल us प्लस
के ये इस साइड अगर प्लस हो जाएगा, डेल यहाँ से कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे जैसे अभी हमने लिया था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा d ओवर dt, तो ये हमारे पास d ओवर dt आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, us प्लस ug प्लस k d इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों साइड साथ dt, तो दोनों साइड इंटीग्रल ले लें, तो us प्लस ug प्लस k इज इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो मींस हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, चाहे अब देखें एनर्जी जो यहाँ पर है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों क्या होंगी, वो हमारे पास साथ काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे तो वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इसको आप लोग लिख लें, तो इसको आप लोग देख, अगर ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसको हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं।